नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी बीसीएस और आरओईआरएस से रिलेटेड टेस्ट सीरीज साल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो इकोनॉमी से रिलेटेड है और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी बीसीएस और आरओईआरएस एग्जाम के लिए अत्यंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, मुद्रा अवमूल्यन जो किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है। और दूसरा कथन है, इसके कारण विदेशों से वस्तुएं खरीदना जो सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएं खरीदना जो महंगा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। मुद्रा अभिमूलन जो है वो यह किसी अन्य मुद्रा की तुलना में एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि है। सरकार की नीति, ब्याज दरों, व्यापार संतुलन और व्यापार चक्र सहित कई कारणों से मुद्रा के मूल्य में वृद्धि होती है। मुद्रा अभिमूलन जो किसी देश की निर्यात गतिविधि को हतोत्साहित करता है, क्योंकि विदेशों से वस्तुएं खरीदना जो है वो सस्ता हो जाता है, जबकि विदेशी व्यापारियों द्वारा देश की वस्तुएं खरीदना जो महंगा हो जाता है। तो इस प्रकार कथन और कारण जो है दोनों सही है और कथन जो है कारण जो है कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका अर्थ बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। और दूसरा कथन है, इस स्थिति में मुद्रा की कीमत जो बढ़ जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति का माप जो मुद्रास्फीति दर से किया जाता है, यानी एक वर्ष से दूसरे वर्ष के बीच जो मूल्य वृद्धि का प्रतिशत। उदाहरण के लिए वर्ष 1990 में 100 रुपये में जितना सामान आता था, अगर वह 2000 में उसे खरीदने में 200 रुपये व्यय करना पड़े तो माना जाएगा कि मुद्रास्फीति जो 7% बढ़ गई है। मुद्रास्फीति का अर्थ जो बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। और मुद्रास्फीति की स्थिति में मुद्रा की कीमतें जो कम हो जाती है, ना कि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है मुद्रास्फीति के संबंध में। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिप्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अर्थशास्त्र के संदर्भ में यह किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध बताने वाला वक्र है। और दूसरा कथन है, इसके अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच समानुपातिक संबंध होता है। फिलिप्स वक्र जो अर्थशास्त्र के संदर्भ में फिलिप्स वक्र किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच संबंध बताने वाला वक्र है। इसके अनुसार बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की दरों के बीच जो व्यतिक्रम संबंध होता है, ना कि समानुपातिक संबंध। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है वो सही है फिलिप्स वक्र के संदर्भ में। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सीपीआई आधार वर्ष, सीपीआई औद्योगिक श्रमिक 2001 से 2। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई जो है वो उसका आधार वर्ष 2016 है, ना कि 2001 से 2 है। औद्योगिक श्रमिकों के लिए सीपीआई आधार वर्ष जो है वो 2016 है, ना कि 2001-2 है। ओके, 2016 है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है वर्ष 1986 से 87 है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। और ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो 1986-87 है, ना कि 2016-17 है। 1986-87 है। ओके, इसका आधार वर्ष ग्रामीण श्रमिकों के लिए सीपीआई का आधार वर्ष। तो इसका जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ग्रामीण, शहरी और संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष जो है 2012 है, ना कि 2017, 16-17 या 2012 इसका आधार वर्ष है। तो इस प्रकार जो कथन 4 है वो गलत हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल इसमें पूछा गया कितने युग्म जो सही सुमेलित है, तो इसमें केवल एक युग्म जो सही सुमेलित है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा त्रैमासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। और दूसरा कथन है, इसके लिए वर्तमान में आधार वर्ष 2016-17 है।
उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसे आईआईपी भी कहते हैं। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक को आईआईपी भी कहते हैं। ओके। यह सूचकांक जो अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण प्रस्तुत करता है, जैसे कि खनिज खनन, बिजली, विनिर्माण आदि। इसे सांख्यिकी और कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है, ना कि त्रैमासिक रूप से। इसे मासिक रूप से संकलित किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए आधार वर्ष जो 2011-12 है, ना कि 2016-17। इसके लिए 2011-12 आधार वर्ष है। तो इसका जो कथन दो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। और दूसरा कथन है, कर की दर और ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। मुद्रास्फीति तब होती है जब बाजार में पैसे की अधिक आपूर्ति होती है, जिससे पैसे के मूल्य में जो कमी आ जाती है। कर की दर और ब्याज दरों को बढ़ाकर मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है मुद्रास्फीति के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार इसमें जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोक मूल्य सूचकांक, इसे डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। और दूसरा कथन है, यह भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है। और तीसरा कथन है, इसमें सिर्फ वस्तुओं के मूल्यों की गणना की जाती है, इसमें सेवाएं जो शामिल नहीं होती हैं। और चौथा कथन है, वर्तमान में इसके लिए आधार वर्ष जो 2016-17 है। थोक मूल्य सूचकांक जो है इसे आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। और यह जो भारत में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति सूचक है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसमें सिर्फ वस्तुओं के मूल्यों की गणना की जाती है, इसमें सेवाएं जो शामिल नहीं होती है थोक मूल्य सूचकांक में। तो इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। ओके। और इस सूचकांक की प्रमुख आलोचना यह की जाती है कि आम जनता जो उत्पादों को थोक मूल्य पर नहीं खरीदती है। आखिर भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2011-12 के रूप में संशोधित किया गया है, न कि 2016-17। इसे जो है आधार वर्ष जो है 2011-12 है थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान में। तो इसका जो कथन चार है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें एक, दो और तीन जो है तीन युग्म जो है सही सुमेलित है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, उदारीकरण एक ऐसी नीति है जिसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था के प्रतिबंधों को दूर कर विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करती है। और दूसरा कथन है, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? उदारीकरण जो एक ऐसी नीति है जिसके तहत सरकार अर्थव्यवस्था के प्रतिबंधों को दूर कर विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करती है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण जो वर्ष 1991 में माना जाता है। अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो वर्ष 1991 में माना जाता है। 1991 में 1991 में। ओके। और उस समय जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो भारत के वित्त मंत्री थे, और इन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है। मनमोहन सिंह को जो भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत माना जाता है, ना कि नरसिम्हा राव को। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक 3 सदस्यीय समिति है। और दूसरा कथन है, केंद्रीय वित्त मंत्री जो है इसका पदेन अध्यक्ष होता है। और तीसरा कथन है, इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत जो केंद्र सरकार इसका गठन करता है। मौद्रिक नीति समिति का गठन जो आरबीआई अधिनियम 1934 की धारा 45 जेड बी के तहत जो केंद्र सरकार इसका गठन करता है।
और इसका उद्देश्य जो मुद्रास्फीति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीति दर निर्धारित करना होता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है, कथन 3 जो है वो सही हो जाएगा आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के संदर्भ में। ओके, और इस समिति में 6 सदस्य होते हैं, ना कि 3 सदस्यीय समिति है या। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और आरबीआई का गवर्नर जो है वो इसका पदेन मौद्रिक नीति समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, ना कि केंद्रीय वित्त मंत्री। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 3 सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व आर्थिक मंच का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर वर्ष में 2 बार प्रकाशित किया जाता है। और दूसरा कथन है, यह निकट और मध्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण है, ना कि विश्व आर्थिक मंच का। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। और जिसे जो आमतौर पर वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। इसे जो है या जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक सर्वेक्षण है और इसे वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर के महीने में प्रकाशित किया जाता है। तो इसमें जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यार जो निकट और मध्य अवधि के दौरान जो वैश्विक आर्थिक विकास और विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है, वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण और भविष्यवाणी करता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह धन जिसे अल्पकालिक ब्याज दर अंतर या प्रत्याशित विनिमय दर बदलाव का लाभ उठाने के लिए देशों या वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से स्थानांतरित किया जाता है कहलाता है। ऑप्शन है अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा, ऑप्शन बी है वैश्विक डिपॉजिटरी रसीद, ऑप्शन सी है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और ऑप्शन डी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। अतिशीघ्र चलयमान मुद्रा को हॉट मनी कहा जाता है और यह धन जो जिसे अल्पकालिक ब्याज दर अंतर या प्रतिशत विनिमय दर बदलाव का लाभ उठाने के लिए देशों या वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से स्थानांतरित किया जाता है। आमतौर पर अतिशीघ्र चलायमान मुद्रा को एफ पी आई कहा जाता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, इसे जो है हॉट मनी भी कहा जाता है, हॉट मुद्रा भी कहा जाता है या हॉट मनी भी कहा जाता है। ओके, तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने में सहायक हो सकता है? पहला है मांस और डेयरी उत्पादों का अधिक उपभोग, दूसरा अनाज भंडार में सुधार, तीसरा व्यापक किस्म की फसलें उगाना और चौथा घरेलू उत्पादन में वृद्धि। खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के कुछ उपाय जो हैं वो मांस और डेयरी उत्पादों का कम उपभोग करना होता है, ना कि अधिक। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। और अनाज भंडार में सुधार, व्यापक किस्म की फसलें उगाना और घरेलू उत्पाद में वृद्धि, इन सभी आधार पर जो खाद्य मुद्रास्फीति से निपटने के सहायक होते हैं, उपाय हैं। तो इस प्रकार इसमें 2, 3 और 4 जो है वो सही हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय कर्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इससे सरकारी कर राजस्व में वृद्धि होती है, वहीं कर दरों में वृद्धि नहीं होती है। और दूसरा कथन है, इसके कारण जो समान मुद्रास्फीति को उच्च मुद्रास्फीति में परिणित होने की संभावना बढ़ जाती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? राजकोषीय कर्षण जो एक ऐसी स्थिति है जहां मुद्रास्फीति या आय वृद्धि करदाताओं को उच्च कर ब्रैकेट में ले जाती है या जो कर भुगतान बढ़ाता है। राजकोषीय कर्षण से सरकारी कर राजस्व में वृद्धि होती है, वहीं कर दरों में जो वृद्धि नहीं होती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और इसके कारण जो समान मुद्रास्फीति को उच्च मुद्रास्फीति के परिणाम होने की संभावना कम होती है, ना कि हो जाती है, ना कि अधिक बढ़ जाती है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मौद्रिक नीति के माध्यम से किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, भारत में मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को नियमित रूप से चलाने के लिए नियम बनाए जाते हैं, जिन्हें मौद्रिक नीति कहा जाता है। यह मुद्रा आपूर्ति की नीति ही मौद्रिक नीति है।
इसके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। मौद्रिक नीति के माध्यम से जो किसी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और भारत में मौद्रिक नीति प्राधिकरण के रूप में जो भारत का केंद्रीय बैंक यानी भारतीय रिजर्व बैंक कार्य करता है। तो इस प्रकार जो कथन तो हुआ वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो मौद्रिक नीति के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मूल मुद्रास्फीति यानी कोर इन्फ्लेशन जो है नियंत्रित होती है तो इसका अर्थ है कि ऑप्शन ए ऊर्जा उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में है, ऑप्शन बी खाद्य उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में है, ऑप्शन सी खाद्य उत्पादों के साथ साथ ऊर्जा उत्पादों की कीमतें नियंत्रण में है और ऑप्शन डी खाद्य उत्पादों और ऊर्जा के अलावा अन्य उत्पादों की कीमतें जो नियंत्रण में है। मूल मुद्रास्फीति जो है वो ऊर्जा और खाद्य पदार्थों को छोड़कर सभी वस्तुओं और सेवाओं में हुई मूल वृद्धि दर्शाता है। यह जो मुख्य रूप से वस्तुओं और सेवाओं की लागत में वृद्धि है, परंतु इसमें खाद्य और ऊर्जा क्षेत्रों के आंकड़े जो है शामिल नहीं होते हैं। मुद्रास्फीति की यह माप जो है इन वस्तुओं को शामिल नहीं करती है क्योंकि इनकी कीमतें बहुत अधिक अस्थिर होती हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा। मूल मुद्रास्फीति नियंत्रण होती है तो खाद्य उत्पादों और ऊर्जा के अलावा अन्य उत्पादों की कीमतें जो नियंत्रण होती हैं। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक विशेष वर्ष के दौरान नाम मात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन को मापता है। और दूसरा कथन है, इसे निर्धारित मूल्य डिप्लेटर के रूप में भी जाना जाता है। और तीसरा कथन है, इसका उपयोग मुद्रास्फीति को मापने के लिए किया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? जीडीपी डिफ्लेटर जो है वो अर्थव्यवस्था में मूल दरों में बदलाव के कारण वार्षिक घरेलू उत्पादन में बदलाव को मापता है और यह जो है एक विशेष वर्ष के दौरान नाममात्र जीडीपी और वास्तविक जीडीपी में परिवर्तन को मापता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसका गणना जो वास्तविक जीडीपी के साथ साथ नाममात्र जीडीपी को विभाजित करके और प्रमाणिक को 100 से गुणा करके की जाती है। यह अंतर्निहित मूल्य डिप्लेटर के रूप में भी जाना जाता है इसे। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा और इसका उपयोग जो मुद्रास्फीति को मापने के लिए भी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो है जीडीपी डिफ्लेटर के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रूजनेट्स वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ये वक्र आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध दर्शाते हैं। और दूसरा कथन है, इसके अनुसार कोई देश जब विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? क्रूजनेट्स वक्र जो साइमन क्रूजनेट्स के सबसे महत्वपूर्ण सैद्धांतिक अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है और ये वक्र जो आय असमानता और आर्थिक विकास के बीच एक उल्टे यू आकार का संबंध दर्शाते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और इसके अनुसार कोई देश जब किसी विकास करता है तो बाजार की ताकतों द्वारा संचालित आर्थिक असमानता का एक प्राकृतिक चक्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा क्रूजनेट वक्र के संदर्भ में। तो इसमें दोनों कथन जो क्रूजनेट वक्र के संदर्भ में सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय है? पहला कथन है, सार्वजनिक व्ययों में कमी, दूसरा कथन है सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि, तीसरा कथन है कर की दर बढ़ाना या नए कर लगाना और चौथा कथन है घाटे की वृद्धि व्यवस्था में कमी। मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय जो है वो सार्वजनिक व्ययों में कमी, सार्वजनिक ऋणों में वृद्धि और करों में वृद्धि या नए कर लगाना या नए कर लगाना और घाटों की वृद्धि व्यवस्था में कमी। ये इनके माध्यम से मुद्रास्फीति नियंत्रण के राजकोषीय उपाय हैं ये सभी। तो इस प्रकार इसमें चारों जो है वो मुद्रास्फीति के राजकोषीय उपाय हैं। तो इस प्रकार जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विमुद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अंतर्गत सरकार द्वारा किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। और दूसरा कथन है, इसे प्रायः कर प्रशासन के एक उपाय के रूप में देखा जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है?
विमुद्रीकरण का अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रक्रिया से है जिसमें देश की सरकार द्वारा देश की मुद्रा प्रणाली में हस्तक्षेप करते हुए किसी विशेष प्रकार की मुद्रा की कानूनी वैधता समाप्त कर दी जाती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और विमुद्रीकरण को प्राय कर प्रशासन के उपाय के रूप में देखा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो विमुद्रीकरण के संदर्भ में सही है। ओके। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। विमुद्रीकरण से काला धन छिपाने वाले लोगों को ना चाहते हुए अपनी संपत्ति की घोषणा करनी पड़ती है और उस पर कर भी देना पड़ता है विमुद्रीकरण के द्वारा। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, मुद्रास्फीति के कारण निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और दूसरा कथन है, ऋणदाता को मुद्रास्फीति से लाभ तथा ऋणियों को हानि होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? मुद्रास्फीति के कारण जो है वो निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। निश्चित आय वर्ग में वे सभी लोग आते हैं जिनका आय जो निश्चित होती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी आदि। मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें जो है बढ़ जाती हैं, जिसका निश्चित आय वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके। और जब ऋणदाता जो रुपया किसी को उधार देता है तो मुद्रास्फीति के कारण उसे के रुपये का मूल्य जो कम हो जाता है। इस प्रकार ऋणदाता को मुद्रास्फीति से हानि होती है जबकि ऋणी को जो लाभ होता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो सही हो, सॉरी ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक है? पहला कथन है, सामरिक कच्चे तेल का भंडार का निर्माण। दूसरा कथन है, ऑपरेशन ग्रीन्स का क्रियान्वयन। ऑप्शन सी है, निर्यात शुल्क में कमी। और चौथा कथन है, भारतीय खाद्य निगम की ओपन मार्केट सेल स्कीम। मुद्रास्फीति को कम करने में सहायक जो होते हैं वो सामरिक कच्चे तेल का भंडार और सामरिक कच्चे तेल का भंडार का निर्माण, ऑपरेशन ग्रीन्स का क्रियान्वयन और भारतीय खाद्य निगम की ओपन मार्केट सेल स्कीम। ये तीन के आधार पर जो मुद्रास्फीति को कम करने में सहायता करता है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 जो सही हो जाएगा। ओके। निर्यात शुल्क घटने से निर्यात में वृद्धि होती है जिससे घरेलू बाजार में माल की कमी हो जाती है, इसलिए यह मुद्रास्फीति को बढ़ाती है क्योंकि इससे आपूर्ति जो घट जाती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार जो आमतौर पर निर्यात शुल्क को बढ़ाती है ना कि कम करती है। तो इस प्रकार जो कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 जो सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कितने मुद्रास्फीति नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण हैं? पहला कथन है, वैधानिक तरलता अनुपात। दूसरा कथन है, खुले बाजार की प्रक्रिया। तीसरा कथन है, सांख्यिकी राशनिंग। और चौथा कथन है, मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा। मुद्रास्फीति नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण जो हों, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक दर, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, खुले बाजार की क्रिया और मार्जिनल स्टैंडिंग सुविधा। ये सभी जो वो मुद्रास्फीति नियंत्रण के मात्रात्मक उपकरण है। तो इस प्रकार इसमें 1, 2 और 4 जो हो वो सही हो जाएगा। ओके। और मुद्रास्फीति नियंत्रण के गुणात्मक उपकरण जो हो, सांख्यिकी राशनिंग, सीमांत आवश्यकताएं और नैतिक प्रभाव, ये तीनों जो है वो गुणात्मक उपकरण है मुद्रास्फीति नियंत्रण के। तो इस प्रकार जो ऑप्शन कथन 3 है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें 1, 2 और 4 जो है वो 3 कथन जो है सही है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत में राजकोषीय नीति केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। और दूसरा कथन है, भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत में राजकोषीय नीति जो केंद्र सरकार का वित्त मंत्रालय निर्धारित करता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें, जबकि रिजर्व बैंक जो मौद्रिक नीति बनाता है। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका तात्पर्य है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के स्वामित्व या प्रबंधन में निजी क्षेत्र को भागीदारी प्रदान करना। और दूसरा कथन है, प्रत्यास्थापन इसका एक उपाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? निजीकरण
निजीकरण से तात्पर्य है किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में स्वामित्व या प्रबंधन में निजी क्षेत्र को भागीदारी प्रदान करना। इसके निम्न तरीके होते हैं: विनिवेश, प्रत्यास्थापन, प्रबंधन, कर्मचारियों को स्वामित्व का हस्तांतरण और सामूहिक निजीकरण। इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा और कथन दो जो है वो भी सही हो जाएगा निजीकरण के संदर्भ में। इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बजट एक वित्तीय विवरण होता है जो निश्चित अवधि के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। और दूसरा कथन है, भारतीय संविधान में बजट शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान में बजट शब्द का जो कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया है। इस संदर्भ में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है। बजट की जगह जो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रयोग किया गया है जिसे बजट कहा जाता है। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इस प्रकार कहा जा सकता है कि बजट एक वार्षिक वित्तीय विवरण है जो वित्त वर्ष के दौरान अपेक्षित राजस्व और अनुमानित व्यय को दर्शाता है। तो इसका जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो बजट के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह नई नीतियों को शुरू करके समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में मदद करता है। और दूसरा कथन है, यह किसी देश के वित्तीय और आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। और तीसरा कथन है, यह मुद्रास्फीति और अस्फीति को संतुलित करके देश की आर्थिक स्थिति को सफलतापूर्वक संभालता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी भी सरकार के लिए बजट की योजना बनाना जो आवश्यक है, क्योंकि यह जो आर्थिक प्रगति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए देश भर में विभिन्न संसाधनों का आवंटन करती है। इसके अलावा सरकारी बजट के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। यह जो बजट जो नई नीतियों की शुरुआत करके समाज के वंचित वर्गों के उत्थान में मदद करता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और बजट जो रक्षा क्षमता की उन्नति पर केंद्रित है। और बजट जो शैक्षिक सुविधाओं में सुधार के लिए धन आवंटित करता है। मुद्रास्फीति और अस्फीति को संतुलित करके देश की आर्थिक स्थिति को सफलतापूर्वक संभालता है बजट। इसका जो कथन तीन है वो भी सही हो जाएगा बजट के संदर्भ में। ओके, और किसी देश के वित्तीय और आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करने में बजट जो सहायता करता है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें तीनों कथन जो बजट के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पूंजी प्राप्तियां सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो या तो देनदारियों का सृजन करती हैं। और दूसरा कथन है, पूंजीगत बजट के अंतर्गत देश के दिन प्रतिदिन के खर्चों तथा लोक कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? पूंजीगत बजट में जो पूंजी प्राप्तियां लंबी अवधि के पूंजीगत व्यय शामिल होते हैं, ना कि दिन प्रतिदिन के खर्च और लोक कल्याण योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है पूंजीगत बजट में। तो इसका जो कथन ये दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और पूंजी बजट में देश की आधारभूत संरचनाओं पर निवेश करके दीर्घकालिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। और पूंजी प्राप्तियां जो सरकार की वे प्राप्तियां होती हैं जो या तो देनदारियों का सृजन करती हैं या वित्तीय परिसंपत्ति को कम करती हैं, जैसे बाजार उधार ऋण की वसूली आदि। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, किसी देश का वित्तीय प्रशासन प्रायः वार्षिक बजट के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। और दूसरा कथन है, जब सरकार का कुल व्यय जो उसकी प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? किसी देश का वित्तीय प्रशासन जो प्रायः वार्षिक बजट के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। और इसे वित्तीय प्रशासन की धुरी कहा जाता है। और जब सरकार की कुल व्यय जो हो वो उसकी प्राप्ति से अधिक हो जाती है तो उसे घाटे का बजट कहते हैं। अर्थात सरकार की कुल व्यय जो हो सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक होती है। तो इसका जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो हो सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। और दूसरा कथन है, भारत सरकार अपना बजट एक वित्तीय वर्ष यानी 1 मार्च से अगले साल 31 अप्रैल तक के लिए तैयार करती है।
सरकार की कुल कमाई और खर्च के अंतर को राजकोषीय घाटा कहते हैं। ओके, सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को जो राजकोषीय घाटा कहते हैं, ना कि राजस्व घाटा। राजस्व घाटा जो सरकार की राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय के बीच के अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। सरकार की कुल आय और व्यय के अंतर को जो राजकोषीय घाटा कहते हैं। और भारत सरकार जो अपना बजट एक वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से अगले 31 मार्च तक के लिए तैयार करता है, ना कि 1 मार्च से अगले साल 31 अप्रैल तक के लिए। तो इस प्रकार जो कथन दो वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें कोई भी कथन जो सही नहीं है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रायः उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है? ऑप्शन ए आम बजट, ऑप्शन बी है निष्पादन बजट, ऑप्शन सी है जीरो बेस बजट, ऑप्शन सी है आउटकम बजट। निष्पादन बजट का मुख्य उद्देश्य जो सरकार जिन कार्यों को पूरा करना चाहती है उस पर आधारित होता है, और इस बजट को उपलब्धि बजट या कार्यपूर्ति बजट भी कहा जाता है। यह बजट जो कार्य के परिणामों के आधार पर बनाया जाता है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए, यदि प्राथमिक घाटा जो शून्य हो है तो राजकोषीय घाटा ब्याज भुगतान के बराबर होगा। और कारण आर में कहा जा रहा है कि प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतर होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तो राजकोषीय घाटा जो ब्याज भुगतान के बराबर होगा, क्योंकि प्राथमिक घाटा जो राजकोषीय घाटा तथा ब्याज भुगतान का अंतर होता है। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो दोनों सही हैं, और कारण जो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विधेयक जो सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। और दूसरा कथन है, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(1) में है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? विनियोग विधेयक जो सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका प्रावधान जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 114 में है, ना कि संविधान के अनुच्छेद 166 में। तो इसका जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, संविधान के अनुच्छेद 266(1) में जो भारत की संचित निधि गठित करने का प्रावधान किया गया है, ना कि सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। तो इस प्रकार जो कथन दो गलत हो जाएगा, जबकि कथन एक जो है सही है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का पहला बजट ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1921 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। और दूसरा कथन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट वर्ष 1947 में आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत का पहला बजट जो ब्रिटिश शासन के दौरान 7 अप्रैल 1860 ईस्वी में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था, ना कि 1921 में। यह जो 1860 में जो 7 अप्रैल को 1860 में जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया था। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया गया था। तत्कालिक वित्त मंत्री आर के षणमुखम चेट्टी ने इस बजट को प्रस्तुत किया था। तो इसका जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे तो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए, आर्थिक विषमता में कमी लाने के उद्देश्य से बजट में राजकोषीय नीति को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। और कारण आर में कहा जा रहा है कि आर्थिक असमानता लाने हेतु बजट में अमीर लोगों पर कर लगाए जाते हैं तथा गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। आर्थिक विषमता में कमी लाने के उद्देश्य से बजट में राजकोषीय नीति को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। आर्थिक समानता लाने हेतु बजट में अमीर लोगों पर कर लगाए जाते हैं तथा गरीबों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें कथन और कारण जो दोनों सही है, और कारण जो है वो कथन का सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आय व्यय के संतुलन के आधार पर बजट का प्रकार है?
पहला घाटे का बजट, दूसरा अधिकव्य बजट, तीसरा संतुलित बजट। आय व्यय के संतुलन के आधार पर बजट को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है: घाटे का बजट, अधिक बजट और संतुलित बजट। तो इस प्रकार इसमें तीनों कथन जो है वो सही है। ओके, आय व्यय के संतुलन के आधार पर बजट को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। तो इसमें जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। और दूसरा कथन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण जो वर्ष 1950 से 51 में केंद्रीय बजट के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक वार्षिक दस्तावेज है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 से 51 में प्रस्तुत किया गया था। और यह जो है वो वर्ष 1964 पे इसे केंद्रीय बजट के साथ जो पेश किया गया था। तो इसका जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें दोनों कथन जो है वो आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में सही है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और 1964 में जो आर्थिक सर्वेक्षण को जो केंद्रीय बजट के साथ पेश किया गया था। तो इसमें बी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर उत्तरदायी बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो पीटर पायर ने किया था। और दूसरा कथन है, इसका उद्देश्य राजकोषीय नीतियों के माध्यम से लिंग संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? जेंडर बजटिंग जो लिंग समानताओं के लिए कानूनी प्रावधान के अलावा किसी देश के बजट में महिला सशक्तिकरण तथा शिशु कल्याण के लिए किया जाने वाला धन आवंटन के उल्लेख को जेंडर बजटिंग कहा जाता है। दरअसल जेंडर बजटिंग शब्द जो विगत 2-3 दशकों में वैश्विक पटल पर उभरा है। इसके जरिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंचाया जाता है। जेंडर बजटिंग के क्षेत्र में भारत के प्रयास जो महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2005 में भारत ने औपचारिक रूप से वित्तीय बजट में जेंडर उत्तरदायी बजटिंग को अंगीकार किया था। जेंडर उत्तरदायी बजटिंग का उद्देश्य जो है वो राजकोषीय नीति के माध्यम से लिंग संबंधित चिंताओं का समाधान करना है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और पीटर स्पायर ने जो शून्य आधारित बजट शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। ओके, ना कि जेंडर उत्तरदायी बजटिंग का। तो इस प्रकार जो कथन 2 एक है वो गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आकस्मिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार राष्ट्रपति को यह नीति स्थापित करने की शक्ति दी गई है। और दूसरा कथन है, यह नीति भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? भारत की आकस्मिक नीति जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 के अनुसार संसद को एक नीति स्थापित करने की शक्ति दी गई है, ना कि राष्ट्रपति को। तो इसका जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह नीति जो है वो राष्ट्रपति को नियंत्रण में होती है। और यह नीति जो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। भारत की आकस्मिक नीति जो भारत के राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है। तो इसका जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल 2 सही है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह वर्तमान में भारत में कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। और दूसरा कथन है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1992 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश के अनुसार की गई थी। और तीसरा कथन है, यह प्रत्यक्ष ऋण आवंटित करता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यह जो वर्तमान में भारत के कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के विकास से संबंधित शीर्ष वित्तीय संस्था है। तो इसका जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, और इसकी स्थापना जो 12 जुलाई 1982 को बी शिवरामन समिति की सिफारिश के अनुसार की गई थी, ना कि 1992 में। इसकी स्थापना जो 1982 में 12 जुलाई 1982 में की गई थी। तो इसका जो कथन हुआ वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और यह जो प्रत्यक्ष ऋण आवंटित नहीं करता है। तो इसका जो कथन 3 है वो भी गलत हो जाएगा। तो इसमें केवल एक सही है, एक कथन सही है। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी शब्द बॉगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है। ऑप्शन है चमड़े का थैला, ऑप्शन बी है बैल, ऑप्शन सी है आय व्यय का लेखा और ऑप्शन डी है राजकीय आदेश।
बजट शब्द का उद्भव जो है एक पुराने फ्रांसीसी शब्द बैगेट से हुई है, जिसका अर्थ होता है लेदर का बैग। तो इसका इसमें जो ऑप्शन नहीं है वो सही हो जाएगा इसमें। चमड़े के थैला जो है जिसका अर्थ होता है बैगेट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, तो इसमें ए द राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जिसको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू सो मच।